गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कक्षा 8 के लिए द्वितीय भाषा, हिंदी द्वितीय भाषा, जिसमें से सबसे पहली कविता है इतने ऊंचे उठो। इसका आज हम देखेंगे पुनरावर्तन। ऑलरेडी एक कविता हो चुकी है। आज हम देखेंगे दो लेसन्स, एक कविता और एक लेसन, उसका पुनरावर्तन यानी रिकैप करेंगे ताकि मिड टर्म एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन के लिए यानी परीक्षा पूर्व तैयारी में कुछ आपको दिक्कत ना आ जाए। वैसे तो ब्लूप्रिंट वगैरह आपको दिया गया है और पिछली क्लास में हमने ग्रामर क्लास में थोड़े से ग्रामर के आधारित जो भी टॉपिक्स थे हमने उसके ऊपर डिस्कशन किए। आज हम देखेंगे इतने ऊंचे उठो कविता, जिसके कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो इसके ऊपर ही हम आज विश्लेषण करेंगे और उसके ऊपर हम दूसरा पार्ट। तो सबसे पहले देखेंगे इस कविता का मूल भाव देखेंगे। ऑलरेडी हमने कविता तो एक्सप्लेन की, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में थोड़ा एक्सप्लेन किए तो किस प्रकार के प्रश्न आपको इस कविता के आधार पर पूछे जा सकते हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं। प्रस्तुत कविता में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी यानी समानता और नवीनता की बात करते हुए वह क्या जताना चाहते हुए अपनी कविता के माध्यम से यह संदेश हमें देना चाहते हैं कि संसार को जाति, धर्म, भेदभाव और साथ ही साथ अग्नि से बचाए, यानी कि रंग भेदभाव की अग्नि से बचाना चाहते हैं और मौलिक विचारों द्वारा अपने समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं और समाज का रूप संवारने के लिए वह तत्पर है। और वे चाहते हैं कि हम अपने अतीत में ही इस तरह उलझे रहे हैं कि उलझे न रहे, अपितु गतिशील बने और स्वयं को किस प्रकार हमें बनाना, स्वयं को परिवर्तन के लिए तैयार रखना चाहिए। क्योंकि इस धरती को स्वर्ग से सुंदर अगर हमें बनाना है तो हमें इस तरफ हमारा प्रयास करना चाहिए और उस प्रयास में हम अधूरे न रह जाए, इसलिए हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस कविता में देखो, कवि क्या करना चाहते हैं, कवि नवी पीढ़ियों को संबोधित कर रहे हैं, यानी कि न्यू जनरेशन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं तुम अपने कार्यों में इतना ऊंचे उठ जाओ कि गगन, जो आसमान है, गगन को आप छूने की कोशिश करो, कि तुम इस सारी दुनिया को एक ही नज़र से देखो। इस धरती को समानता के भावों की वर्षा में भिगो दो। यह संसार इस जाति, धर्म, वेश के आधार पर होने वाले भेदभाव, उसमें जो अग्नि में जल रहे हैं उन लोगों को वहाँ से बाहर निकालने का आप क्या करो, प्रयास करो। जिस प्रकार मलय पवन से निकलने वाली हवा जिस प्रकार शीतल अग्नि को शांत कर देती है, उसी प्रकार तुम भी संसार के लिए मलय पवन भांति बन जाओ और उसी प्रकार रूढ़िवादी विचारों से, तपन से तुम्हें बचाना होगा। वो कार्य कौन कर रहे हैं, न्यू जनरेशन यानी नई पीढ़ी कर रही है। उसी के साथ साथ दूसरे पैरे में वो क्या कह रहे हैं, देखो, नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तुलिका से चित्रों के रंगों में रंग उभारो, नए राग की नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन करो। यानी दूसरे पंक्तियों में, पैरे में वो क्या कहना चाहते हैं, कवि वहाँ से यह आशा करते हैं कि वर्तमान स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रयास करें और अपने मौलिक विचार, आपके पास जो मौलिक विचार है उसको क्या करो, आप व्यावहारिक सोच से नए समाज का क्या करना चाहिए, आपको निर्माण करना चाहिए। इससे क्या हो जाता है, नए संगीत, नई भाषा की रचना करें और नए समाज का निर्माण करने में आप क्या करो, आप इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन कर सकते हैं, जितना स्वयं आप निर्माण कर सकते हो। तीसरे पैरे में आप कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि कवि कहते हैं कि जो बात बीत गई हो, यानी जो पास्ट है, भूतकाल है, उसको भूल जाइए। कवि कहते हैं कि जो बीत गया उसी में ही न उलझे रहो, उसको भूल जाओ और उससे उतना ही लो कि जितने आज के युग को उसकी आवश्यकता हो। पुरानी परंपराओं को ढोते रहने से अच्छा है प्रगति के मार्ग पर हमेशा अग्रसर रहने, आगे बढ़ते हमें रहना चाहिए। और उसी के साथ साथ इस पुरानी परंपराओं के बंधनों से हमें बाहर निकल कर आकर और परिवर्तन की इस धारा को हम इतने गतिशील होना चाहिए कि जितनी गति स्वयं ही हम क्या कर सकें, स्वयं में परिवर्तन ला सकें। और अंतिम पैरे में वो क्या कहना चाहते हैं कवि, हमें इस धरती को स्वर्ग की भांति समान सुंदर बनाना चाहिए और साथ ही साथ अगर कहीं स्वर्ग भी है तो वह हमारी धरती पर ही, यानी इसी धरती पर हमें क्या करना चाहिए, स्वर्ग स्थापित कर लेना चाहिए। और ऐसी इच्छा हमारी है कि यानी कि यहाँ पे कवि की इच्छा क्या है, और एक अंतिम इच्छा, नए समाज का निर्माण, नए समाज के निर्माण में वो क्या करते हैं, धरती को
स्वर्ग जैसे सुंदर बनाने की इच्छा बता रहे हैं। सूरज, चांद, तारे यानी समस्त प्रकृति तुम्हारे साथ है। देखिए आपके साथ साथ, आप अकेले नहीं हो इस लड़ाई में। सूरज, चांदनी, तारे, ये सब क्या है, आपके साथी है। इस धरती को, कुरूपता को समाप्त कर इतना सुंदर बना दो कि जितना कि धरती सुंदर हो जाए और वह स्वयं ही आकर्षक हो जाए। तो इस कविता के आधार पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आप देखें तो टेक्स्ट बुक में आप भाषा ज्ञान की तरफ भी है और मौखिक और लिखित दोनों के आधार पर संसार में हमें किन ज्वालाओं से बचाना चाहिए। संसार में धर्म, जातिवेद, उसको द्वेष के ज्वालाओं में जल रहे हैं, उनको हमें क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। कविता में पुरानी परंपराओं को, बंधनों को तोड़ने की बात की गई है और साथ ही साथ नए युग की मूर्ति की रचना का अर्थ है नए युग का निर्माण करना, नए युग की संरचना करना। इस प्रकार जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। अगर इस कविता के आधार पर कविता में कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस कविता से आपको क्या संदेश मिलता है, अथवा समाज में परिवर्तन कैसे आएगा यानी समाज में अगर परिवर्तन लाना है तो समाज में विचारधारा से, अपने मौलिक विचारों से, विचारधाराओं से क्या होगा, समाज में परिवर्तन आएगा। नई सोच वाले प्रगतिशील युवाओं को प्रयास करना चाहिए। संसार में रूढ़िवादी परंपराओं की जकड़न से उनको क्या करना चाहिए, मुक्त हो जाना चाहिए, ताकि वो क्या करे, संसार में परिवर्तन की ऐसी धारा बहेगी तो स्वर्ग जैसी धरती क्या बन जाएगी, सुंदर बन जाएगी। अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो यह सब करने की आवश्यकता है। उसी के साथ साथ और एक क्वेश्चन देखेंगे, मौलिकता का सृजन से क्या संबंध है। मौलिकता से सृजन से क्या संबंध है। मौलिक विचार यानी मौलिक विचार ही उत्तम रचना का साधन बनते हैं। मौलिक विचार ही क्या करते हैं, उत्तम रचना का साधन बनते हैं। किसी का अनुसरण या नकल करना, नकल करके हमको उनकी अनुकृति यानी उनको ही फॉलो करना, किसी की नकल करना अथवा उनको ही फॉलो करना क्या कहलाता है, देखो अनुकृति बन सकती है। लेकिन वह रचना जब सबका अनुकरण करे, यानी वही रचना अगर सबका अनुकरण करे, सबको कॉपी करने की ज़रूरत पड़े, यानी अच्छे विचार है तो उसको आप ज़रूर अवश्य कॉपी करें, यानी उसका अनुकरण अवश्य करें। लेकिन केवल मौलिक विचारों द्वारा ही यह क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। अच्छे विचार हैं तो आप उनकी कॉपी कीजिए, यानी कि अनुसरण कीजिए, ताकि अच्छे विचार यहाँ पे सभी के मन मस्तिष्क में बैठ जाए। तो इस प्रकार मौलिकता का, सृजनता का संबंध स्थापित हो सकता है। उसी प्रकार इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न और भी है। कवि अतीत से किस पोषक की लेने की बात कर रहा है, तो कवि अपने अतीत से वह पोषक लेने की बात कर रहा है जो हमारी सभ्यता, संस्कृति है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है और जो हमारी प्रगति में सहायक है। ऐसे अतीत से वह क्या लेना चाहता है, पोषक लेना चाहता है। पोषक यानी फीड सप्लीमेंट जिस प्रकार कह सकते हैं, उसको यही पोषक यहाँ पे दर्शाया गया है। साथ ही साथ जो भाषा ज्ञान यहाँ पे दिया गया है, भाषा ज्ञान के अंतर्गत हम देखेंगे आज इसमें क्या क्या है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, धरा, ऐसे कुछ शब्द है, उसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऑलरेडी हमने ये PDF करके आपको दिया है, आशा करती हूँ आपने इसको पढ़ा होगा। तो अब देखेंगे अगला लेसन। तब हम देखेंगे दूसरा लेसन, जो है दूसरा लेसन खुले आकाश में। यह पंजाबी कहानी है और इसके लेखक है जसवंत सिंह विरदी, और इसका हिंदी में अनुवाद जो किया है, हिंदी में अनुवाद करने वाले इनका नाम है चंद्रप्रभा। तो इन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। तो देखिए खुले आकाश में इस कहानी में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दर्शाया गया है, प्रस्तुत पाठ में जसवंत सिंह विरदी जी ने यहाँ पर द्वारा लिखित, यह चंद्रप्रभा द्वारा अनुदित उन्होंने लिखा है, लेकिन उनका अनुवाद किसने किया है, चंद्रप्रभा जी ने किया है। तो यहाँ पे दर्शाया गया है लेखक के घर के पिछवाड़े, यानी कि लेखक के घर के पीछे का जो भाग है, वहाँ पक्षियों का क्या है, जमघट लगा रहता है। उसी के साथ साथ क्योंकि लेखक की पत्नी पक्षियों के लिए रोटी के टुकड़े क्या करती थी हमेशा, कंपाउंड जो उनके दीवार थी उसके पीछे वो क्या करती थी, हमेशा रोटी के टुकड़े वगैरह डाल देती थी खाने के लिए। लेकिन कुछ जंगली चिड़िया भी अक्सर वहाँ आया करती थी, वहाँ पे कुछ जंगली चिड़िया भी थी, वहाँ अक्सर आया करती थी, जिसको यहाँ पे दर्शाया गया है शार्कों से संबोधित किया गया है। और घोंसले तोड़ देती थी और उनके अंडे भी
गिरा देती थी और साथ ही साथ देखो उनका घोंसले भी तोड़ देती थी जंगली चिड़िया जो थी, और उन चिड़ियाओं के अंडे भी कभी कभी तोड़ देती थी। लेखक की पत्नी मासूम चिड़ियों को और उनके बच्चों को उन जंगली शार्कों से अथवा जंगली पक्षियों से बचाने के लिए जतन करती थी और जतन करती थी, और साथ ही साथ लेकिन लेखक उन्हें रोक देते थे। जब भी लेखक की पत्नी उन चिड़ियों की साइड लेने की कोशिश करती थी अथवा उनको बचाने की कोशिश करती थी शार्कों से, उन जंगली चिड़ियों से, तो लेखक क्या करते थे, उसको रोक लेते थे। क्यों रोक लेते थे? उनका मानना था कि जब तक बुराई के प्रति खुद बुराई के प्रति खड़े होने लगे, बुराई के प्रति खुद नहीं खड़े होंगे तब तक बुराई का क्या नहीं होगा, अंत नहीं हो पाता अथवा अंत नहीं होगा। और एक दिन लेखक और उसकी पत्नी देखते हैं कि चिड़िया यानी चिड़ियों का वो छोटा सा जो बच्चा था, छोटा सा बच्चा जिसे बचाने के लिए चिड़िया मैदान में डटी रही। किस प्रकार डटी रही? बाकी चिड़ियों ने उसे उड़ना सीखा, बाकी चिड़िया भी क्या कर रही थी, उसे उड़ना भी सिखा रही थी। और दूसरे ही क्षण में उसने क्या किया, विस्तृत यानी खुले आकाश में ची 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 आवाज़ लगाते हुए आकाश में दौड़ लगाई। और कठिन परिस्थितियों में उन्हें शक्तिशाली से किस प्रकार मुकाबला किया, इस पाठ में दर्शाया गया था। ऑलरेडी ये पाठ तो हुआ है पुनरावर्तन के जरिए, यानी केवल आज हम क्या करेंगे, इसका पुनरावर्तन। इस प्रकार पहले कविता का किया, उसी प्रकार इस लेसन का भी हम पुनरावर्तन करेंगे। संक्षिप्त में लेसन का सार समझेंगे और उसके ऊपर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पे हम देखेंगे। तो इसमें कुल मिलाकर देखिए, मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न है, भाषा है, शब्दार्थ, विलोम, नुक्ते वाले और उपसर्ग और प्रत्यय, यह सब प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। भाषा ज्ञान यानी कि भाषा ज्ञान में जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको एग्जाम में रहेंगे। और साथ ही साथ व्याकरण भाग तो हमने ले लिया है। तो इसमें यहाँ पे हम देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लेखक के घर के पीछे हलचल क्यों मची रहती थी? लेखक के घर के पीछे मासूम चिड़िया दीवार या स्नान घर के कोनों में से जाकर वहाँ क्या कर लेती थी, अपना घोंसला बना के रख देती थी, तो और शार्कें उन्हें बिखेर देती थी। इसलिए चिड़िया क्या करती, मोर्चे के ऊपर डटी रहती। इसी कारण लेखक के घर के पीछे हमेशा क्या रहती थी, हलचल मची हुई रहती थी। लेखक की पत्नी शार्कों से क्यों नाराज थी? अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो आप किस प्रकार उत्तर दे सकते हैं? लेखक की पत्नी ने घोंसले के नीचे धरती पर जो एक अंडा टूट पर पड़ा देखा तो उसे लगा शार्कों ने शायद फिर से वही शरारत की, उसके वजह से चिड़ियों को उसको भुगतान करना पड़ रहा है। इसलिए हमेशा लेखक की पत्नी शार्कों से यानी उन जंगली चिड़ियों से नाराज रहती थी। तो यहाँ पे दर्शाया गया है किस प्रकार क्या क्या है। तो चिड़िया और लेखक का जो शोध पत्र चल रहा था, यह कौन से विषय पे चल रहा था? लेखक का शोध पत्र जो है वैदिक काल के आर्य के लोगों के ऊपर सप्त सिंधु अथवा पंजाब के लोगों के विदेशी हमलावरों और प्रकृति की निर्दयी शक्तियों से युद्ध करना पड़ा है। जब जाकर वे अपने आप को धरती पर स्थापित कर सके, तब तो इस धरती पर वातावरण में ऐसे शौर्यपूर्ण भाव जो है व्याप्त हो जा रहे हैं। किसी को जुल्म के विरुद्ध खड़े होना है, खड़े होने के लिए किस प्रकार प्रेरित करना इस पाठ में दर्शाया गया है। जो कि शार्कें जो है जंगली चिड़िया है और साधारण चिड़िया जो हम देखते हैं आंगन में, उनके साथ दोनों के बीच में जो शक्तिशाली मुकाबला होता है, जिस प्रकार चिड़ा और चिड़िया अपने छोटे से बच्चे के लिए उन शार्कों से लड़ पड़ती है। देखिए, शक्तिशाली मुकाबला हमेशा क्या इधर दर्शाया गया है, मुकाबला आदमी को शक्तिशाली बना देता है। छोटे से बच्चे के लिए किस प्रकार चिड़ा और चिड़िया जंगली चिड़ियों से लड़ पड़े यानी शार्कों से लड़ पड़े, यहाँ पे दर्शाया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे स्पष्टीकरण भी है, जुल्म करने वाले के पास प्राकृतिक शक्ति नहीं होती। यहाँ पे अगर प्रश्न दिया गया है, आशय के लिए आपको पूछा जाए तो आप उसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं, जो निर्दयी होता है, यानी जो व्यक्ति निर्दयी होता है, दूसरों पर अत्याचार करता रहता है, उसमें तभी तक ही हिम्मत होती है कि जब तक वह सामने वाले के साथ पलटकर उसका मुकाबला न कर सके और उसके मन में जो शक्ति यानी उनके मन की शक्ति नहीं होती, तब तक ही वो क्या करता है, सामने वालों को प्राकृतिक शक्ति नहीं है तब तक ही वो क्या करता है, मुकाबला करता है। और उसी के साथ साथ मुकाबला ही आदमी को क्या बना देता है, शक्तिशाली बना देता है। किस प्रकार बना देता है? जबकि व्यक्ति अत्याचार का सामना करता है, यानी अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहने वाला बड़ा पापी कहलाता है। तो यहाँ पे क्या दर्शाया गया है, जब व्यक्ति अत्याचार का सामना करता है तो उसमें प्राकृतिक रूप से ही क्या होती है, हिम्मत आ जाती है जो उसे शक्तिशाली बना देता है। जिस प्रकार यहाँ पे चिड़ियों के बच्चे ने शार्कों से डटकर मुकाबला करके अपने बच्चे को वहाँ से सुरक्षित किया और साथ ही साथ उसको उड़ना सिखा दिया। और इस कविता को अगर हम देखें
अपने मित्र को अगर आप इसकी सलाह देना चाहते हैं, अगर इस पाठ के बारे में कुछ समझाना चाहते हैं, तो अगर उसे ज़रूरत पड़ी तो उसके साथ बैठकर आप संबंधित वाक्यों में, अगर उसको किस में दिक्कत है तो संबंधित विषयों का अभ्यास करवा लेना चाहिए कि वह परीक्षा में अच्छे नंबर ला सके। इसी प्रकार यानी ज्ञान और विवेक में उत्तर दे, यानी कि यहाँ पे क्या दर्शाया गया है, शक्ति से युक्ति श्रेष्ठ। शार्के तो शक्तिशाली थी, किंतु चिड़िया कमज़ोर होने के बावजूद भी किस प्रकार उन्होंने डट कर मुकाबला किया शार्कों से। आप भी अगर आपके मित्र को अगर सहायता करना चाहते हैं तो इस प्रकार आप उसका उत्तर दे सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे MCQ भी दिए जा सकते हैं, छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। लेखक की पत्नी घर के पीछे क्या फेंकती थी? रोटी के टुकड़े। कहाँ फेंकती थी? कंपाउंड, यानी कि उनके पीछे का जो भाग था घर के पीछे का, वहाँ से फेंक दी थी। शार्कों का रंग कैसा था? अगर शार्कों के बारे में पूछा जाए तो उसका वर्णन, सांवला रंग था, नुकीली चूस थी, वह कितने शक्तिशाली थे चिड़िया और चिड़िया के मुकाबले। और चिड़िया कैसे लोगों का प्रतिनिधित्व करती है? मुसीबतों से मुकाबला करने वालों के लोगों का ही चिड़िया क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। तो इस पाठ में ऐसे दर्शाया गया है। और साथ ही साथ पर्यायवाची विलोम शब्द भी दिए गए हैं, जो आपको भाषा यानी PDF करके दिए गए हैं। अगर आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लें तो बहुत ही आसान है और बहुत ही सुंदर पाठ है। और कविता में भी अगर आप देखें तो दोनों ही बहुत ही आसान तरीके से है। तो दोनों के ऊपर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें अंत में अगर आपको पूछा जाए इस पाठ से अथवा इस कविता से आपको क्या संदेश मिलता है, यह कविता समझ के आपके अपने शब्दों में उसे व्यक्त करना चाहिए। और कभी भी भाषा शैली में जो है वो एक स्थिरता होनी चाहिए और बोधगम्य होनी चाहिए, यानी पढ़ने वालों को इजी भाव से समझ में आ सके। तो आशा करती हूँ ये पहला और दूसरा ने पहले इतने ऊंचे उठो और साथ ही साथ खुले आकाश में इसका पुनरावर्तन आपको समझ में आया हो। तो आज के लिए आप इतना ही पढ़िए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दूसरे पुनरावर्तन के साथ। थैंक यू।